आप मुझको ये बता सकते हैं कि कश्मीरी पंडितों के पहले क्या हालात थे? हे गाइस, तो गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं वापस से एक और नई वीडियो में। दोस्तों कैसे हो? आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया, एकदम मस्त। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों आप देख रहे हैं शोभित कलेक्शन ब्लॉग्स। तो अभी जिस मंदिर में रुका हूँ ना, उस मंदिर का इतिहास रामायण काल से भी पुराना। तो आप समझ सकते हो कश्मीर में भी बहुत सारे ऐसे मंदिर है जहाँ पे इतिहास का कोई पता ही नहीं है। पहले हम आपको दर्शन करा देते हैं, इसके बाद यहाँ की जो हिस्ट्री है ना, आपको यहाँ की बेजुबानी आपको डायरेक्ट मुंह पे बुलवाते हैं और बताते हैं पहले कश्मीरी पंडित का क्या हाल था और लाइफ स्टाइल कैसी है यहाँ पे हिंदुओं की। और दोस्तों इसमें मंदिर के बारे में भी जानेंगे, तो वीडियो में बने रहो, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो फिर शुरू करते हैं अपने दिन की शुरुआत। इस वक्त मैं हूँ कश्मीर के टिक्कर में और ये है खीर भवानी मंदिर, जो कि यहाँ पे भी एक मंदिर है। एक दूसरा है आपका गंदरबल में, एक यहाँ पर भी है। तो इसकी भी प्राचीन मान्यता है और ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है। तो सबसे पहले आप सभी को हम दर्शन कराना चाहेंगे। और यह मंदिर सीआरपीएफ के अंडर आता है, तो यहाँ पे रुकने के लिए भी आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे जो माता के दर्शन हैं वो कराते हैं और यहाँ पे भोलेनाथ बाबा के भी दर्शन कराते हैं। जब मैंने कल इतिहास सुना तो मैं भी शॉक्ड हो गया कि मतलब इतना पुराना मंदिर। मैंने संकल्प लिया कि मैं भी आपको यहाँ के बारे में इतिहास बताऊँगा। हमारे साथ अंकल जी जुड़ चुके हैं, जो अंकल जी इतिहास बता देंगे, वो मैं भी नहीं बता पाऊँगा। तो मैं अंकल के मुंह से सुनना चाहूँगा यहाँ के बारे में और यहाँ मंदिर के बारे में। पहले मतलब जो कश्मीरी पंडित थे उनके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊँगा इस वीडियो में। तो वीडियो पूरी ध्यान से सुनना, क्योंकि भाई ये मेरे लिए बहुत अहमियत हो रखते हैं। और ये क्योंकि ये चीज़ें आपको बहुत कम कोई बताता है, और ना ही यहाँ पे तो कोई नहीं बताएगा, पर ये अंकल जी बताने की हिम्मत रखते हैं। तो इनके लिए पहले तो सैल्यूट है। सर आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम अवतार कृष्ण कृष्ण है। अच्छा। मैं यहाँ का ही मूल निवासी है। जी जी 1990 मार्च तक मैं यहाँ रहते थे। हाँ जी 7 मार्च 1990 को जी। हालात ख़राब होने की वजह से हमें फिर वहीं दिल्ली में रह रहा है। अच्छा। और कल माता रानी की कृपा से कल यहाँ पर आगमन हुआ तो और आप भी मिले, बिल्कुल, तो ये संयोग की बात है। ये भी भगवान ने हमको भेजा यहाँ पे, यहाँ की स्टोरी बताने के लिए। तो फिर अंकल ने भगवान का रूप मिल करके हमें भी फिर मिल गए। तो चलिए जानते हैं यहाँ। तो अंकल बताएं यहाँ के बारे में। सभी भक्तों को इस बात का ज्ञात होगा कि माँ पार्वती और भोलेनाथ के का विवाह माँ पार्वती बड़े राजघराने से थी जी। तो विवाह के उपरांत कैलाश पे जाके रहने लगी। तो एक दिन माँ पार्वती ने इच्छा जाहिर की भोलेनाथ को कि कहाँ आप मुझे यहाँ बर्फ़ के इसमें लेके आए हमको। तो भोलेनाथ ने भाप लिया कि माँ पार्वती चाहती क्या है जी। तो उन्होंने कहा कि क्या चाहिए आपको। तो तय हुआ कि एक राजमहल बनाया जाए। तो लंकापुरी बनाई गई सोने की, और उसका जब गृह प्रवेश था, जी जी। गृह प्रवेश के समारोह में समस्त विश्व के सारे देवी देवता गंधर्वों को बुलाया गया और पूरा विधि विधान के साथ गृह प्रवेश की पूजा हुई। और उसके उपरांत पूजा के उपरांत जिसकी जो इच्छा थी भोलेनाथ से, उसने एक रिटर्न गिफ्ट की तरफ से उसको मांगा। तो सबको जिनको जो इच्छा थी, किसी को इच्छा मृत्यु की इच्छा थी, किसी को कोई सिद्धि की इच्छा थी, उन सबको। अंत में रावण पे जब बात आ गई तो रावण से पूछा गया बताइए आपको क्या चाहिए। तो रावण ने कहा कि मुझे पूरी लंकापुरी ही चाहिए और जो यहाँ है उनके सवेद चाहिए। अच्छा। तो उसमें जो भी गंधर्व थे, जो भी देवी देवता थे, जो भी ऋषि मुनि थे उस समय के उस समारोह में गए, तो उनको उस समय उन्होंने उनका आदर सत्कार से उनका बाद में जो राक्षस प्रवृत्ति बढ़ती गई तो वो है जो हाहाकार मचने लगा। तो ये बात फिर रामायण तक त्रेतायुग तक आ गई। और प्रसाद को ज्ञात है कि माँ सीता का अपहरण हुआ और वहाँ पे अशोक वाटिका में रखी गई। बजरंगबली ने पूंछ में आग लगा के एक टो लेने की देखी और समंदर पे सेतु बांधा गया। वानर सेना के लेके प्रभु राम उस तट पे पहुँचे। अब बिल्कुल समय आ गया कि आक्रमण करना है। तो प्रभु राम तो हमारे दयालु, उन्होंने कहा कि कैसे लंकापुरी में इतने हमारे पुण्य आत्माएं कैसे उस पर करें। तो बजरंगबली को यह दायित्व दिया गया कि जितने भी वहाँ पे महापुरुष देवी देवता गंधर्व है, उनको उनके इच्छा के अनुसार आप अपने उनके गंतव्य पे पहुँचा दीजिए। तो बजरंगबली के लिए तो कोई बड़ा काम था नहीं, चुटकियों में उन्होंने उनको सबको निकाल के अपनी अपनी जगह पहुँचा। अंत में माँ रैगिन्या जो बालिका रूप में अपने पिताजी के साथ उस समारोह में गई थी, और वहाँ पे उनको लंका में उनका माँ श्यामा के नाम से बुलाया जाता था। तो माँ के सामने जब बजरंगबली गए तो अखंड ब्रह्मचारी, तो उन्होंने कहा कि माँ को कैसे मैं उठा के ले जाऊँ। तो माता ने उनको कहा हंसते हुए कि वत्स आप परेशान मत कीजिए, आप एक कमंडल लाइए और मैं जल रूप में उस कमंडल में समा जाऊँ और मुझे उत्तर की दिशा लेके जाए। और
बजरंगबली में वैसे किया। आपने कई बार देखा होगा बजरंगबली कमंडल लेके हाथ में उड़ते हुए, आपने कई जगह ऐसे चित्र देखे होंगे। तो वो एक कथा उसी के साथ जुड़ती है। तो बजरंगबली वो कमंडल लेके उत्तर की ओर आए और कश्मीर प्रांत में जब पहुंचे तो यहाँ पे वो जल जो कमंडल में जल था वो 5 जगह छलका और उन 5 जगह पे स्वयंभू कुंड बने। अच्छा। और वह आज तक जीवित हैं। अच्छा। वह कुंड आज तक जीवित हैं और उनमें से जो अंतिम जगह जहाँ पे ये जल गिरा वह माता खीर भवानी स्थापन टिकर, अच्छा, जिला कुपवाड़ा में है। भारत के अंतिम जिले में। अच्छा। भारत का जो नॉर्थ साइड का जो अंतिम जिला है जिला कुपवाड़ा, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 2 किलोमीटर की दूरी पे दानी हाथ पे ये माता खीर भवानी का स्थापन है। और यह कुंड आज भी जीवित है। आज भी वही उसकी जो प्रवृत्ति वही है। आज भी परिस्थिति के अनुसार उस कुंड का जल चेंज होता, कलर चेंज होता है। और अगर जब 1989 और 90 में जब हालात बिल्कुल बिगड़ने वाले, बिल्कुल इस कुंड का जल बोलिए इस कुंड का जल जो है वो बिल्कुल ही काला पड़ गया था, इस पे कीड़ा पड़ा था। तो जहाँ पे हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो वहाँ पर रहे थे कि कुछ हालात बहुत खराब हुए। तो उसका हमने देखा कि जनवरी 1990 में जो कांड हो गया, उसके बाद 90 अप्रैल मई जून में बहुत तादाद में कश्मीरी हिंदुओं को काटा गया। अच्छा। तो आपने सिर्फ लोगों से सुना होगा, मैंने आज आपको जल भी दिखाया, जो कि मैंने बताया था कि पिछले वीडियो में कि यह मंदिर है काफ़ी पुराना है, रामायण काल से भी पुराना है। तो काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा और मुझे रियल में देखने को मिल रहा। आपने सिर्फ सुना, आप मेरी वीडियो के जरिए आप देख सकते हो कि हाँ जल है, ऐसे भी जल हैं जहाँ पे पानी चेंज हो जाता है। अगर कोई प्राकृतिक आपदा आने वाली होती है तो उससे पहले पता लग जाता है हमको। बताएं। तो ये जल की प्रक्रिया आज भी आपने देखा होगा, हरा रंग है। हाँ जी। सुहाना है। हाँ। अच्छा होने देश में कुछ प्रदेश में कुछ अच्छा होने वाला है जी। और अच्छा ये है कि आज आप पता नहीं जाने कहाँ से आ गए। तो बिल्कुल। ये एक नई शुरुआत है। इस भूमि में ये नई शुरुआत है। दुनिया भर से आज सनातनी आके यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। तो एक सनातन की दृष्टि से ये एक नया युग बिल्कुल शुरू हो रहा है। हाँ जी। तो ये हम इसको शुभ संकेत मान के उसी तरह का प्रतिबिंब जो है आज जल का दिख रहा है। आप अगर अंदर जाके उसका फोटोग्राफ ले लेंगे तो आपको दिखेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो यह तीर्थ, इस तीर्थ के 3 भाग हैं। एक माँ रगनिया की बात मैंने की। अच्छा। और इसी तीर्थ में जो पहाड़ी के ऊपर है, 13 स्टेप ऊपर जाके, अच्छा, ऊपर मंदिर है, शारदा का स्थान है। अच्छा अच्छा। माँ शारदा भी जब बालिका रूप में समंथन मंथन के बाद जी ये जो दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही जो शारदा पीठ है वो आजकल पाकिस्तान के अंदर आता है। अच्छा। वहाँ जाने के प्रक्रिया में यहाँ पे रुकी हुई थी। अच्छा अच्छा। इसी पहाड़ी पे उस स्थान पे माँ शारदा का मंदिर है। और संस्कृत में टिक्का, और उस टिक्का नाम से ही इस गांव का नाम टिक्कर पड़ा है। टिक्कर। तो माँ शारदा के यहाँ पे शिला रूप में दर्शन है। माँ रगनिया, जिनको हम माँ खीर भवानी भी कहते हैं, उनका अमृत कुंड के रूप में दर्शन है। और इस तीर्थ पे इतना सिद्ध तीर्थ है, यहाँ हजारों वर्षों से ऋषि मुनियों ने अपने तपस्या की और सिद्धियां पाई हैं। अच्छा। और उनके जो आश्रम यहाँ है उनके भी हम आपको आगे जाके दर्शन कराते हैं। ओके। उसमें बहुत सारे इतिहास में माना जाता है कि शांडिल्य मुनि जब यहाँ आए तो यहाँ पे जो ब्राह्मण उस समय के थे वो यज्ञोपवीत संस्कार, तो आप समझिए शांडिल्य मुनि कौन से पीरियड में थे और उनसे पहले यहाँ की संस्कृति क्या थी, वह उस समय उनके उसमें संज्ञान में कि यहाँ पे यज्ञोपवीत जो बालकों का हो रहा था। तो संस्कृति वहाँ कितनी दूर है, 10,000 वर्षों। तो यह लेटेस्ट जो है 1948 में जब पाकिस्तान ने हमला किया, जो हमारा शारदा पीठ है, जो हमारी शारदा जिसके नाम से हम ज्ञान की देवी जिसको कहते हैं, और मान्यता यह है कि विश्व की पहली ऑर्गेनाइज्ड यूनिवर्सिटी जो है वो शारदा ही हुआ करती थी। अच्छा। और ऑक्सफोर्ड बाद में आया। ऑक्सफोर्ड ये सब बाद की बात है, हजारों। और परंपरा ये थी कि जितने भी जो हमारे गुरुकुल, जो हमारे शास्त्र के केंद्र थे, जो हमारे आप नालंदा सब हैं, तक्षशिला समझे, जो भी वहाँ पे जो आज का हिसाब से अब हम PhD के बिल्कुल डिग्री थे, उसके बाद उनको जो अल्टीमेट सर्टिफिकेशन होती थी वह शारदा में आके वहाँ खुला डिबेट होता था। अच्छा अच्छा। ओपन डिबेट होती थी, 4 साइडों में 4 दिशाओं में डिबेटर्स बैठते थे और जिसकी जो रुचि है और उस रुचि के सब्जेक्ट पे डिस्कशन होती थी, उसमें जो उत्तीर्ण होता था उसको ये कहा जाता है कि शारदा प्राप्ति हुई है। ओके ओके। तो शारदा आपने कई ग्रंथों में देखा या कई मठों में परंपरा है, आज भी जो शिक्षा प्राप्त करते हैं तो वह शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब दीक्षा उनकी पूरी हो जाती है उसके बाद जो उनको तो 3 कदम हमारे उत्तर की ओर होकर के 3 कदम आगे, क्योंकि वो सांकेतिक है। आज पाकिस्तान के अंदर शारदा पीठ है, अच्छा। से नहीं आ पाते, नहीं तो पहले सारे ट्रैवल करते थे शारदा पीठ पे जाके खुद आके वहाँ पे करते। तो आज सांकेतिक रूप पे लोग जो है 3 कदम आगे जाके प्रणाम करते हैं। अंकल आप मुझको ये बता सकते हैं कि कश्मीरी पंडितों के पहले क्या हालात थे और अब क्या हालात अभी क्या है, थोड़ा सा अगर पता हो तो। मैं आपको बता दूं जी। आप कश्मीर में कई जगह घूमे होंगे जी जी। आपने देखा होगा यहाँ पे कोई मंदिरों के अवशेष
जो 7वीं शताब्दी 9वीं शताब्दी तक के जी जो स्ट्रक्चर्स, चाहे उसमें मार्तंड सन टेम्पल है, चाहे हमारे ये अवंतीपुरम में मंदिर हैं, चाहे हमारे पटन में जो मंदिर है, कई जगह है। या तो आपने देखा होगा 9वीं शताब्दी से पहले के जो स्टोन कार्विंग है उस तरह के मंदिर हैं जी, या फिर आपने देखे कि ईंट गारे के मंदिर बने हैं। हाँ। तो बीच में 13वीं शताब्दी से लेके अर्लियर पार्ट ऑफ 18वीं शताब्दी तक यहाँ इतना जो आतंक रहा, हाँ। यहाँ सार्वजनिक पूजाएं नहीं चलती थी जी। जो सर्वाइव एक समय ऐसा आया कि कश्मीर में सिर्फ 11 कश्मीरी हिंदू घर रहते थे। अच्छा। वहाँ से कुछ और कथाएं, वो लंबा हो जाएगा, जी। उसको करता। तो कहने का मतलब यह है कि बीच के जो 400-500 वर्ष थे, हाँ। यहाँ सार्वजनिक पूजाएं नहीं होती थी। ओके। जिन लोगों ने सर्वाइव किया, हमें गर्व है अपने पूर्वजों पे, हमें गर्व है अपने पूर्वजों पे, जिन्होंने सब कुछ खत्म होते हुए देख के भी अपने धर्म को छोड़ा नहीं। तो आपको एक घटना बता दूं, आप 13वीं 14वीं 15वीं 16वीं शताब्दी में घर जो होते थे कश्मीरी पंडितों का, जिन कश्मीरी हिंदू जिनको कश्मीरी पंडित के नाम से बुलाया जाता था, उनका जो सबसे इनर रूम होता था, कमरा, जो जहाँ से आवाज़ बाहर नहीं जाए, उसको कश्मीरी में हम ठोकर को कहते हैं। तो उस कमरे में बैठ के पूजा की जाती थी। एक मुश्त शिवलिंग जिसका मतलब जो एक मुट्ठी में शिवलिंग आएगा उसकी पूजा उसके थी अलग। या तो वो पत्थर का होता था या वो रोज बनाया जाता था, मिट्टी का रोज बना के रोज उसकी पूजा करके रोज उसको विसर्जन करा, ताकि कोई ये ना भावे कि यहाँ का। और ये 500-600 वर्षों तक ये परंपरा रही कि मंत्र जाप करना, मंत्र 365 दिन उसका जाप करना, और शिवरात्रि के दिन वह एक टेस्टिंग होती थी कि अगर आपकी सिद्धि होगी तो आप आगे के लिए और आगे स्टेप, नहीं तो जिसकी कोई कुछ कमी रहती तो वो दोबारा से रिपीट करता। तो यह 18वीं शताब्दी तक, 18वीं शताब्दी के बाद जब डोगरा शाही और ये जो सरदार रूल आया, तो उन्होंने यहाँ पे खोल दिया। वो जो पाबंदियाँ थी, अनरिटन जो रेस्ट्रिक्शंस थी, उनको जो खोला गया, तो आप देखेंगे कि आपके टीन के, आपके लकड़ी के, इसके मंदिर देखेंगे तो धीरे धीरे 18वीं शताब्दी से 1947 तक, मतलब 500-600 सालों तक कोई भी मंदिर नहीं बचे थे। आप नहीं मिलेगा आपको। सिर्फ एक 14वीं शताब्दी में जो हमारा जो शंकराचार्य मंदिर है, उसका जीर्णोद्धार हुआ है। वो भी पहला पुराना मंदिर था, उसका जीर्णोद्धार। नया मंदिर 13वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक नहीं बनाए गए यहाँ पे। अच्छा। तो अंकल आप कश्मीरी पंडित थे? बिल्कुल, हमारे पूर्वज। तो आपने कश्मीर कब छोड़ा? हमारे पूर्वजों ने 700 साल ये जंग लड़ी। अच्छा। अपने आप का सब कुछ सर्वस्व अपना बलिदान दिया, जो बिल्कुल धर्म उसको भ्रष्ट होने नहीं दिया। और गर्व है मुझे मेरा सारे पूर्वजों को मेरा नमन पुण्य धरती से मैं उनको नमन करता हूँ। उन्होंने धर्म के विषय में कंप्रोमाइज नहीं किया। और 1990 तक हम यहाँ रहते थे और अच्छा माहौल था। पर अचानक जो बाहर से असला बारूद बंदूक आया, और क्योंकि हम बहुत कम माइनॉरिटी में थे, तो सर पाकिस्तान के लोग और टॉर्चर करते, पाकिस्तान की तरफ से टॉर्चर होता था, मिलिटेंसी करते थे, या फिर लोकल 1947-48 जो पार्टीशन का उसमें हुई। इवन ये जो मंदिर है 2 फरवरी 1948 एग्जैक्ट डेट है, 2 फरवरी 1948 में 2 अटैक हुए। 47-48 के 2, एक अक्टूबर में अटैक हुआ। ओके। उसमें लोगों को कन्वर्ट करने की कोशिश थी, लोग छुप के, किसी की ज़्यादातर लोगों के। फरवरी में लोगों को मारा काटा गया। मेरे इस गांव में 16 लोगों के, और जिनमें मेरे दादाजी भी थे, पंडित आनंद राम कृष्ण, और मेरे दादाजी के भतीजे, और मतलब चाचा हुए मेरे, उनकी मृत्यु की गई, उनके पूरे अंग काटे गए पाकिस्तानी में। और उस समय ये जो मंदिर था, मंदिर परिसर को भी जलाया गया। और 1949 में वापस आके श्रीनगर तक पलायन किया गया उस समय जी। 48 फरवरी को, और 1949 के अप्रैल में वापस आए। सबसे सर्वप्रथम शारदा मंदिर बनाया गया वहाँ पर ऊपर। और गाँव तो सर उस टाइम पे कोई गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं था? गवर्नमेंट ट्रांजिशन में थी, ब्रिटिश से आज़ादी हुई थी, और
महाराजा हरि सिंह ने छोड़ दी थी और वह ट्रांजिशन में थी। कुछ हिस्टोरिकल मिस्टेक्स हुई है, गलती किसकी है, मिसगाइड हुआ है, मिसगाइड किया गया। आपको ये भी बताऊं, मैं नोट कराना चाहता हूँ 2 फरवरी 1948 तक जो शारदा पीठ पीओजेके में उसके उस पार एक पिकेट हुआ करती थी, दाजे लोंगन, फिर से हाईलाइट कर, दाजे लोंगन एक पिकेट हुआ करती थी, वह भारत के कब्जे में था वहाँ तक। क्या हालात हुए, किसने उस समय भारतीय सेना को ये आदेश दिया कि आप पीछे आइए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दुश्वार हालात थे, बर्फ उधर ज़्यादा होती थी। तो 2 फरवरी जब वापस आए, यहाँ से इस जगह से करीबन 19-20 किलोमीटर है एक जगह कुलनगांव, उस समय भारतीय सेना का एक टेम्परेरी कैंप हुआ था। तो वहाँ तक जब पहुँचे और वहाँ से जब ये बनी योजना कि नहीं, हमें नहीं छोड़ना चाहिए, तो वापस जब गए तो वो किशनगंगा पार नहीं कर पाए। अच्छा। फरवरी 1948 में जो सेकंड अटेम्प्ट भारत ने किया तो किशनगंगा उस समय पार नहीं किया। तो अनफॉर्चुनेटली हमारा जो शारदा पीठ, जो शारदा सर्वज्ञ पीठ जो है, वह पाकिस्तान के कब्जे में आ गया और आज तक भी वो उसके कब्जे में है। पीओके जिसे बोलते हैं, ऑक्यूपाइड कश्मीर बॉर्डर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, हाँ, के उसमें है। और यह स्थान इस हिसाब से भी महत्व रखता है कि भारतवर्ष से जितने भी ज्ञानी पुरुष शारदा जाने के लिए आते थे वो यहाँ पे कुछ दिन रहते। एक वो ऐसा कहते हैं ना, एकमलेट करना, आपने आपको उस वातावरण के साथ आपने आप लोग को सिंक्रोनाइज करना। तो वह लोग यहाँ तपस्या करते थे, यहाँ हफ्ता 10 दिन 15 दिन पूजा अर्चना करते, उसके बाद फिर शारदा पीठ में अपना, आप समझिए, प्रिपरेटरी, ये प्रिपेयर करते थे अपने आप को प्रिपेयर करते थे आगे जो उनको एग्जामिनेशन देना होता था शारदा में, वहाँ के लिए। और 55 माइल्स था यहाँ पे, शॉर्टेस्ट रूट जो है ये टिकर गांव, इसके बाद एक गांव का नाम है लदरवन, वहाँ पे लोग दिन का भोजन करते थे। वहाँ से कुछ भोजन साथ लेके उस जगह का नाम है जुमागढ़। अच्छा। वहाँ पे नाश्ता और करके फिर किशनगंगा पार करके शाम का खाना वो शारदा पीठ में खाते थे। अच्छा। ओके। तो यह इस रूट की आपको जो सनातन हिस्ट्री है, मैं बहुत। अच्छा सर, पहले मिलिटेंसी कैसे हुआ करती थी, कैसे लोग घुमा करते थे? मैंने सुना जैसे आज की डेट में आर्मी घूमती है, वैसे ही मिलिटेंसी पहले घुमा करती थी। ये बात कहनी पड़ेगी, उस समय जो यहाँ का नौजवान तबका था जी, उनको इन्फ्लुएंस किया गया। हाँ। कोई अनपढ़ नहीं था। अच्छा। कोई बेरोजगारी को नहीं किया गया। टॉप मोस्ट जो क्रीम स्टूडेंट था, चाहे वो पढ़ाई में था, चाहे वो खेलकूद में था, चाहे अदर एक्टिविटी में, उनको ब्रेन वॉश किया गया। अच्छा। उनके दिमाग को फिरा गया और उनके हाथ में हथियार दिया गया। और भारत सरकार, मैं मानूंगा, यहाँ पे मैं रजिस्टर करना चाहता हूँ, भारत सरकार निष्क्रिय रही 1988 सितंबर से 1990 तक निष्क्रिय रही। क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि आप जगह जगह पे सिक्योरिटी फोर्सेस देखते हैं। मगर उस समय असफा नहीं था। इंडियन आर्मी के प्रेजेंस थी, वह बैरक्स में थे, उनको अलाउड नहीं था बाहर सड़क पे आने का। अच्छा। ओह माय गॉड, इतना बुरा हाल था उस टाइम पे। वह धारा 370 या भारत का नियम ही था कि आर्मी जो है वो सिविलियन अफेयर्स में नहीं इंडल्ज करेगी। ये आप जब देख रहे हैं आज सिक्योरिटी का जो देख रहे हैं आप जगह जगह, ये जुलाई 1990 में जो स्पेशल आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट जो है वो लागू किया गया, तब आप देखते हैं उनको अलाउ किया गया कि आप जो इंटरनल सिक्योरिटी भी देखिए, उसमें भी भारतीय रेगुलर आर्मी नहीं है, उसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उसमें राष्ट्रीय राइफल्स वगैरह, वो छोड़े, वो सरकार का काम है। मगर मैं एज ए कश्मीरी हिंदू, ये मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। 1988 से 1990 के बीच में जो भारत सरकार थी वह अनभिज्ञ थी, या वो जानबूझकर इसको बिगड़ने दिया। आज जितना मुश्किल हमें लग रहा है कि इसको ग्रिप में लाने की, उसकी जिम्मेवार उस समय की भारतीय सरकार थी, उस समय की प्रदेश सरकार थी, क्योंकि वो कंप्रोमाइज्ड थे। 3 चीज़ें, भारत सरकार कंप्रोमाइज्ड थी उस समय, स्टेट सरकार कंप्रोमाइज थी, और स्टेट की जो ब्यूरोक्रेसी और पुलिस तंत्र था वो कंप्रोमाइज था। उस समय जब 3 बड़े इदारे, जो 3 बड़े सेंटर्स कंप्रोमाइज्ड हैं, उस समय एक मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी जो दौड़ है, वह पलायन के सिवा कुछ नहीं कर सकती है। सर, जो पहले का टाइम था, मतलब बहुत जैसा आपने पहले का टाइम देखा है, बहुत ख़राब टाइम था, और आज का टाइम क्या लगता है, क्या चेंजेस है? बहुत देखिए कुछ चेंजेस हुआ, या फिर आज की दिक्कत क्या है? आज 35 वर्ष हो गए जी।
जो 35 साल का नौजवान है हाँ उसको पता ही नहीं है कश्मीरी हिंदू भी यहाँ होता था, उनका कल्चर क्या है। मैं जब टीका लगा के बाहर निकलता हूँ तो 20 साल 15 साल का बच्चा या 10 साल का बच्चा देखता रहता है, यार ये कहाँ से जीव, ये क्या जीव है, इसका क्या माथे पे टीका, क्योंकि उनको पता नहीं, टीका का मतलब नहीं पता, बिल्कुल 100% खत्म हो गया था यहाँ पे। और जो 1990 में हमारे साथ पढ़ते थे उनको पता हमारा व्यवहार, उनका सहपाठी थे, उनको पता हम कैसे भाई जब मिलते हैं तो जाहिर सी बात है उस तरह से बात करते 90 से पहले के हाल। मगर हालात ये है कि यहाँ एक दूसरे से लोग डरते हैं, एक दूसरे से बाई से डरता है। वह हालात किसने बनाए, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स है, उसमें पाकिस्तान बड़ा फैक्टर है, उसमें कट्टरपंथ बड़ा फैक्टर है, उसमें माफिया बड़ा फैक्टर है। ये सब चीज़ें जो वो कहते हैं ना, एक वो प्रेशर कुकर सिचुएशन बन जाती है, उसमें फिर जो आपने क्या क्या डाला वो सब फटने वाली ही बात है। बिल्कुल ये खैर हम उस की तरफ क्योंकि हम नहीं जाते हैं, हम प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए, वो भारत सरकार का काम है, भारत के पॉलिटिशियन का काम। थैंक यू सर, आपने इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं सर। थैंक यू।